ये सारे बैचेस मेरे दोस्तों हमारे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई। चलिएगा, तो करते हैं आज के धमाकेदार सेशन की शुरुआत। और ये है हमारा पहला प्रश्न आपकी। जी, चलेगा। ये है हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फटाफट से यहाँ बताइएगा, है ना जी? चलेगा। हाँ जी, तो यहाँ बताइएगा, फटाफट से बताइएगा, है ना? जी साथियों, चलेगा। तो यहाँ करते हैं आज के धमाकेदार सेशन की शुरुआत। और प्लीज गाइस यार थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, जहां जहां भेज सकते हैं वहां वहां भेज दीजिए। भाई लोग क्लास शेयर कर दीजिए। हाँ जी, प्लीज गाइस यार क्लास को शेयर करिए। जहां आप भेज सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा भेजिएगा। आप कम से कम अपना स्टेटस, है ना, कम से कम अपने स्टेटस वगैरह जरूर लगा दें। बस इतना काम करना है बस, और ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको ये करना ही करना है। ठीक है जी, चलेगा। तो करते हैं शुरुआत। तो देखिएगा, पहले लिखा है नीचे 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 सूचीबद्ध भारतीय सुपरमार्केटों सॉरी कंप्यूटरों में से कौन सबसे तेज है। आई थिंक मैंने ये 2-3 क्वेश्चन तो आप लोगों को सॉल्व करा दिए थे, है ना? चलिए, तो दूसरे सेल चेंज करने पड़ेंगे रे। क्या है कि और काम। अच्छा जी, तो ये है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर पर आधारित थे। तो ये भी मैंने आई थिंक समझा दिया था। और ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, है ना? इसे मुझे बताना है। अगर आप लोगों ने अभी नहीं हो तो जाके आप देख सकते हैं कल का वीडियो। वैसे मैंने कल का वीडियो मेरे प्यारे बच्चों प्राइवेट सेक्शन में डाल दिया। ये जो हमारा वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। तो आप डेफिनेटली तौर पर यार ये वीडियोस को देखिएगा। ठीक है जी, चलेगा। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर, यानी निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के सीपीयू के दो घटक हैं, बताइएगा। कंप्यूटर का जो हमारा सीपीयू होता है उसके दो घटक कौन से, ये आपको बताना, बताइएगा, है ना? जी, कंप्यूटर के सीपीयू के दो घटक कौन से होते हैं, फटाफट से बताइएगा यहाँ पर। जी जी जी। आ, जी, बहुत सुंदर। सर कब वाली लाइव क्लास प्लेलिस्ट में? हाँ, कल वाली लाइव क्लास प्लेलिस्ट में नहीं जाएगी, क्योंकि कल क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस था। और उस डिस्टरबेंस के कारण मैंने उस क्लास को प्राइवेट कर दिया है ना? कल की क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस था, ये कल की क्लास को मैंने प्राइवेट कर दिया है। कल वाली क्लास आई थिंक आप लोगों को लाइव नहीं मिल रही। ठीक है, तो और एक दो क्वेश्चन ही मैंने सॉल्व कराए थे, तो मुझे लगता है फिर वो सही नहीं थी चीज़, है ना? तो याद रखिएगा इस बात को। चलेगा, तो चलते हैं और बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, सुनो और समझो। देखिए, तो लिखा है सीपीयू के, लिखा है कंप्यूटर सीपीयू के। तो यहाँ पर सीपीयू के कौन कौन से घटक होते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही सीपीयू जो है वो हमारे तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक कौन सा होता है, एक होता है एएलयू, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं। ठीक है, एक होता है यहाँ पर सीयू, क्या कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। और एक होता है हमारा यहाँ पर रजिस्टर। ठीक है, तो तीन चीजें हमारी होती है। एक होता है एएलयू, दूसरा होता है सीयू, यहाँ पर क्या होता है साथियों, रजिस्टर होता है। तीन चीजें मेरे साथियों यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। एएलयू का पूरा नाम आई थिंक आप लोगों को पता है, अरिथमेटिक, है ना? मैं ज्यादा समय यहाँ नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो जी, एएलयू तो होता है बट बस नहीं, कंट्रोल यूनिट और एएलयू ये दोनों जो है सीपीयू के पार्ट होते हैं। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो बी चाहिए। रजिस्टर हमारा दोस्तों सीपीयू का पार्ट होता है, बट मेन मेमोरी सीपीयू का पार्ट नहीं होता है। यहाँ पर कंट्रोल यूनिट सीपीयू का पार्ट होता है, बट यहाँ पर बस जो है वो सीपीयू का पार्ट नहीं। इसलिए बी इज अ करेक्ट आंसर मेरा। ठीक है, चलेगा। तो मुझे लगता है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, देखिएगा, बताइएगा। लिखा है अंग्रेजी अक्षरों में लिखे गए कंप्यूटर निर्देश कहलाते हैं, फटाफट से बताइएगा। मतलब ए बी सी डी, या फिर यहाँ पर ए बी सी डी, इनमें जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, क्या होते हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, बताइएगा। इसके अंदर जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फटाफट से थोड़ा शेयर कर दीजिएगा मेरे साथियों। अभी भी बहुत कम बच्चे क्लास के अंदर लाइव हैं, है ना? तो यार यहाँ पर तो यार ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा जहां जहां आप कर सकते हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको करना ही करना है, जहां भी आप कर सकते हैं वहां शेयर करिए यार, प्लीज गाइस यार। जी, प्लीज गाइस यार, जहां जहां आप लोग कर सकते हैं वहां वहां शेयर कर दीजिएगा। जी, देखिएगा,
तो लिखा है क्या है मेरे दोस्तों, लिखा है क्या, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन रिटन इन इंग्लिश लेटर आर कॉल्ड, है ना। तो हमारे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इंग्लिश लेटर में जो लिखे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें साथियों हम सिंबॉलिक कोड कहते हैं, है ना। उन्हें क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, उन्हें सिंबॉलिक कोड के अंतर्गत रखते हैं, या उन्हें मेरे दोस्तों सिंबॉलिक कोड कहा जाता है। तो मुझे लगता है शायद आपको कोई समस्या नहीं होगी, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, इसे कहा जाता है सिंबॉलिक कोड, ठीक है। तो आई थिंक किसी प्रकार की समस्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है सिंबॉलिक कोड होता है, या फिर इसे दोस्तों यूनिकोड के नाम से भी जानते हैं, यूनिकोड भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर ए का एक कोड होता है 65, जैसे यदि हम बात करें यहाँ पर ए टू जेड, है ना, ए टू जेड जो होता है वो 65 से चलता है और यहाँ पर 90 तक चलता है, ठीक है। और हमारे ये जो ए टू जेड होता है तो ये 97 से चलता है और 120 तक चलता है, ठीक है। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई डी, कैपिटल डी का कोड क्या होता है, तो आपको यहाँ पर ए बी सी डी ऐसे काउंट कर लेने हैं और डी का यहाँ मेरे दोस्तों ये एक यूनिक कोड निकाल लेना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, तो वैसे 65 होता है, 66 होता है, 67 होता है, ऐसे डेड डेड डैश क्या होता है जेड तक, ऐसे डेड डेड डैश कहाँ तक जाता है 90 तक जाता है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें ए बी सी डी डेड 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 डैश जेड, तो वो कहाँ से चलता है 97, 90, 99, है ना, 100, फिर डेड 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 डैश यहाँ पर 120 तक चलता है। तो इस प्रकार से चीजें चलती हैं, इस बातों को आप थोड़ा सा याद रखिएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, फटाफट से सॉल्व कराइएगा, है ना जी। तो ये सेल काम नहीं कर रहे हैं इसके अंदर जो है, ठीक है जी, सेलों को बाद में देखना पड़ेगा। चलेगा, हाँ जी। तो ये है हमारा 67 वाला क्वेश्चन, तो सॉरी 6 वाला क्वेश्चन, फटाफट से बताइएगा जी। जी फटाफट से थोड़ा शेयर कर दें यार क्लास को, जहां जहां कर सकते हैं वहां वहां कर दें बस। जी चलेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, वॉइस थोड़ा सा ऑन करना भूल गया, है ना। चलेगा, तो वॉइस को थोड़ा सा ऑन करना भूल गया मैं। जी, तो यहाँ पर क्या होता है साथियों, क्या लिखा है ALU रजिस्टर और स्टोर। तो यहाँ पर जो स्टोर होता है वो इंस्ट्रक्शन स्टोर के अंदर क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं स्टोर रहते हैं, और इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं साथियों का मतलब रजिस्टर के अंदर स्टोर होते हैं, और रजिस्टर जो है वो सी का ही पार्ट होता है।
ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, फटाफट से जवाब बताइएगा। निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू होता है? फटाफट से बताइएगा। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि ये सीपीयू जो होता है वो किसके अंदर होता है? तो क्या वो पीरोम के अंदर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल रोम यानी रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, या फिर वो एएलयू के अंदर होता है, जैसे हम अरिथमेटिकल अरिथमेटिकल मैटिकल लॉजिकल यूनिट कहते हैं, या फिर यहाँ पर हार्ड डिस्क के अंदर होता है, जिसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के नाम से। ठीक है, क्या फिर ये हो, तो यहाँ पर मेरे साथी जो हमारा मदरबोर्ड है उसके अंदर आपका सीपीयू अवेलेबल। ठीक है, मदरबोर्ड के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सी, ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, कहाँ पर होती है, मदरबोर्ड के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सीपीयू जो है वो मौजूद। कोई समस्या किसी को, है ना, फटाफट से बताइएगा दोस्तों। तो मुझे लगता है किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा मदरबोर्ड होता है वहां पर एक डिवाइस होता है जहां पर आपको सीपीयू रखा होता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन। एक समर्पित कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज द डेडिकेटेड कंप्यूटर? फटाफट से बताइएगा साथियों, यहाँ पर डेडिकेटेड कंप्यूटर किसे कहा जाता है? जल्दी से बता दीजिएगा मुझे, है ना जी, फटाफट से बताइएगा डेडिकेटेड कंप्यूटर क्या कहलाते हैं यहाँ, एक समर्पित कंप्यूटर क्या है? जल्दी, व्हाट इज द डेडिकेटेड कंप्यूटर, फटाफट से बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, वन दैट इज यूज्ड बाय अ सिंगल पर्सन, है ना, ऐसा कंप्यूटर जो सिंगल पर्सन के लिए के द्वारा यूज किया जाता है, तो उसे साथियों हम लोग पीसी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, जबकि वो डेडिकेटेड कंप्यूटर पूछ रखा है, ये गलत आंसर है। केवल एक प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं, एम्बेडेड। ठीक है ना, ऐसे कंप्यूटर जहां पर एक ही प्रकार का सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, उस कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, एंड एक जैसे एक ही कार्य सौंपा गया, यानी वन दैट इज असाइंड अ सिंगल टास्क, है ना, या फिर केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है, तो यहाँ पर हमारा सी बिल्कुल सही बात है, जहां पर एक सिंगल टास्क होता है, सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं होता है, जहां पर सिंगल टास्क होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेडिकेटेड कंप्यूटर कहते हैं। तो अभी सिंगल टास्क मतलब सिर्फ एक, जैसे मान लीजिएगा मैं हूँ, तो जैसे मान लीजिएगा कोई व्यक्ति है और उसके लिए कोई एक सिर्फ एक काम दिया गया है, तो हम लोग स्वाभाविक सी बात है नॉर्मली उसे बोलेंगे कि भैया वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर कार्य के लिए क्या है, डेडिकेटेड है ना। तो क्या कहेंगे हम व्यक्ति, हम लोग ये कहेंगे कि भाई ये जो वो पर्टिकुलर व्यक्ति है वो उस काम के लिए क्या है, डेडिकेटेड। तो डेडिकेटेड का मतलब ही यही होता है कि कोई स्पेसिफिक कार्य हो, कोई स्पेसिफिक वर्क उसको दिया जाए, दैट इज डेडिकेटेड, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई मैं पढ़ाने के लिए डेडिकेटेड हूँ, मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही काम है, वो है पढ़ाना। समझ में आ रही बात? हाँ, डेडिकेटेड का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक कार्य कोई बंदा कर रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेडिकेटेड कहते हैं, या डेडिकेटेड कहा जाता है। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है, तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। चलेगा, आगे चल जाते हैं। लिखा है, सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो एक से जुड़े अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करते हैं। अच्छा, फटाफट से बताइएगा। सर्वर ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं, है ना, होते हैं जो एक से जुड़े अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करते हैं। फटाफट से बताइए, क्या करते हैं साथियों, संसाधन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना है। क्या लिखा है, सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो एक से जुड़े अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जो हमारे सर्वर होते हैं, गौर से सुनिए, है ना, इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही कहा जा रहा है, जो हमारे सर्वर होते हैं वो स्वाभाविक सी बात है अन्य कंप्यूटरों को प्रोसेस अवेलेबल करवाते हैं, अन्य कंप्यूटरों को प्रोसेस देते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वर कहते हैं। ठीक है, और सर्वर जो है वो मेनफ्रेम कंप्यूटर को ही कहा जाता है, मेनफ्रेम कंप्यूटर को ही मेरे साथियों सर्वर का नाम हम, आपको पता है जब हम पीड बैच के अंदर पीड बैच के अंदर पढ़ते हैं, है ना, तो पेड बैच के अंदर पढ़ते हैं साथियों, तो उन पेड बैच के अंदर हम आपको बताते भी हैं कि एक होता है हमारा सुपर कंप्यूटर, एक होता है हमारा मेनफ्रेम कंप्यूटर, एक होता है हमारा
एक्चुअली में माइक्रो कंप्यूटर तो ऐसे अलग-अलग प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें मेनफ्रेम जो कंप्यूटर होता है, उसे कहीं न कहीं सर्वर के तौर पर यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि सर्वर के अंदर डेटा स्टोर करके रखा जाता है और आप लोगों को अच्छी तरह पता है मेरे तो हमारा जो मेनफ्रेम कंप्यूटर है, वो हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी रखता है और ये हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी रखता है, इसलिए इसे एज़ अ सर्वर के तौर पर यूज़ कर लिया जाता है। किसे मेरे दोस्तों? वो है हमारा मेनफ्रेम कंप्यूटर। इसकी स्पीड अगर आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूँ एमआईपीएस इसकी स्पीड होती है जिसे हम लोग मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कहते हैं। एमआईपीएस इसकी स्पीड होती है जिसे मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कहा जाता है। ठीक है? चलेगा। लिखा है एक कंप्यूटर सिस्टम में इकाइयों के निम्नलिखित संयोजनों में से एक होता है। अ कंप्यूटर सिस्टम है ना हाँ comprises of one of the following combination of unit बताइए फटाफट से बताइएगा हमारे कंप्यूटर की कौन सी एक कॉम्बिनेशन यूनिट है तो देखिएगा इनपुट होंगे आउटपुट होंगे सीपीयू होगा स्टोरेज ये तो एक यूनिट है ही इनपुट होगा, आउटपुट होगा, कंट्रोल यूनिट होगा और यहाँ यूनिट प्लस स्टोरेज होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कंट्रोल यूनिट अकेले से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर पूरा का पूरा सीपीयू से काम चलेगा इसलिए ये गलत होगा। अगला इनपुट होगा, आउटपुट होगा, कंट्रोल यूनिट होगा, नहीं भाई साहब कंट्रोल यूनिट अकेले से काम नहीं करे चलेगा क्योंकि कंट्रोल यूनिट तो सिर्फ एक पार्ट होता है सी हमें सीपीयू पूरा का पूरा चाहिए कंप्यूटर का एक पर्टिकुलर कार्य करने के लिए। जैसे मान लीजिएगा कंप्यूटर के अंदर अगर सीपीयू नहीं है, तो क्या कंप्यूटर काम कर पाएगा? फटाफट से बताइएगा। अगर कंप्यूटर के अंदर सीपीयू नहीं है, तो कंप्यूटर कार्य नहीं कर पाएगा क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर का जो दिमाग होता है उसे सीपीयू को ही कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है और आपको पता है साथियों बिना ब्रेन के कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा। जैसे आप अपने आप को ही ले लीजिएगा। क्या आप बिना ब्रेन के आप काम कर सकते हैं? फटाफट से बताइए। बताइएगा, क्या बिना ब्रेन के आप काम कर सकते हैं? यदि आपका दिमाग काम ना करे तो आप भी काम नहीं कर पाएँगे। वैसे ही कंप्यूटर का दिमाग काम नहीं करेगा तो कंप्यूटर भी कार्य नहीं करने वाला है। इसलिए यहाँ आंसर जो है वो हमारा ए करेक्ट आंसर होगा, है ना? क्योंकि आप सबको पता है कि कंप्यूटर सिस्टम में इकाइयों की निम्नलिखित संयोजन में से एक होता है। तो जो हमारी कंप्यूटर के अंदर इकाईस होती हैं, जैसे इनपुट यूनिट इकाई होती है, जैसे आउटपुट यूनिट इकाई होती है, जैसे स्टोरेज यूनिट इकाई होती है, वैसे ही जैसे हमारा सीपीयू नाम की एक इकाई होती है, तो ये बातें आपको को याद रखना होगा। चलेगा, अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, फटाफट से बताइएगा। प्राथमिक भंडारण के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं? फटाफट से बताइएगा। मतलब प्राइमरी स्टोरेज के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी सही स्टेटमेंट नहीं है? प्राइमरी स्टोरेज की एक स्टेटमेंट होती है, आपको पता है प्राइमरी स्टोरेज होती है। वैसे स्टोरेज हमारे कंप्यूटर में 2 होती हैं, एक होती है प्राइमरी स्टोरेज और एक होती है साथियों हमारी सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है? 2 प्रकार की स्टोरेज होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर। एक होती है साथियों प्राइमरी स्टोरेज और एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है? तो जो हमारी प्राइमरी स्टोरेज होती है मेरे दोस्तों, ठीक है? फटाफट से बताइएगा, जो हमारी प्राइमरी स्टोरेज होती है, वो उसके संबंध में कौन-सी चीज़ सही नहीं है? तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि प्राइमरी स्टोरेज में कौन-सी चीज़ हमारी सही मेरे साथियों नहीं है। फटाफट से आप लोग बताइएगा, फिर मैं बताना यहाँ पर शुरुआत करता हूँ, है ना? चलेगा। देखिएगा साथियों, तो यहाँ पर प्राइमरी स्टोरेज चीज़ से कौन संबंधित नहीं है? तो ज़रा फटाफट से बताइएगा साथियों। तो यहाँ पर देखते हैं लिखा है प्राथमिक भंडारण के लिए, तो लिखा है साथियों समझने की कोशिश करिएगा। देखो जी, देखिएगा, तो एक्चुअली में प्राइमरी मेमोरी होती क्या है? अस्थायी मेमोरी होती है या उसे वोलेटाइल वोलेटाइल कह सकते हैं, वोलेटाइल मेमोरी होती है, या पर उसे अस्थायी मेमोरी कहा जाता है, ठीक है? तो आप लोगों का जो है वो बी आप ज जो करेक्ट आंसर बी जो बता रहे थे उनका बिल्कुल सही है। देखो ए सही क्यों नहीं है ना? इन्फॉर्मेशन मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू प्राइमरी यानी सूचना को प्राथमिक भंडारण में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। तो ऐसी कोई ये बिल्कुल क्या है गलत सही सही नहीं है बताना। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है कि हर एक डेटा को प्राथमिक मेमोरी में ट्रांसफ़र करना ही होता है। अगर आपको कोई प्रोसेस रन करना है ना? यदि आपको कोई प्रोसेस को क्या करना है रन करना है, तो उसे आपको प्राइमरी मेमोरी में ले जाना ही पड़ेगा। यदि आप प्राइमरी मेमोरी में नहीं ले तो कोई प्रोसेस कार्य नहीं करेगी, यानी किसी भी प्रकार की कोई प्रोसेस नहीं चलने वाली। जैसे कि यदि आप लोगों ने सीपीसीटी का सिलेबस पढ़ा होगा या प्राइमरी मेमोरी पढ़ी होगी, तो प्राइमरी मेमोरी का एक्चुअल में काम ही यही होता है। क्या होता है? आपकी प्रोसेस को रन कराना, है ना? और कोई भी प्रोसेस प्राइमरी मेमोरी में
में तब तक रहती है जब तक कि वो कंटिन्यू चलती रहती है ना? जैसे ही वो प्रोसेस क्लोज़ हो जाती है यानी वो वहाँ से हट जाती है। तो साथियों ये तो बिल्कुल सही बात है प्राइमरी मेमोरी से संबंधित बात, है ना? लिखा है यह प्रोसेस का एक भाग है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेसर। नहीं मेरे बच्चा, प्रोसेसर का ये बिल्कुल भी प्राइमरी मेमोरी भाग नहीं होता है। प्रोसेसर को हम लोग क्या बोलते हैं? बताइएगा, फटाफट से बताइएगा यहाँ पर। जो हमारा प्रोसेसर होता है मेरे साथियों, उसी को हम लोग सीपीयू कहते हैं। और सीपीयू के हमारा कभी भी प्राइमरी मेमोरी पार्ट नहीं होता है सीपीयू का। सीपीयू के हमारे 3 पार्ट होते हैं जो कि मैं बता चुका हूँ। एक है एएलयू, दूसरा है सीयू और तीसरा है यहाँ पर हमारा रजिस्टर। ठीक है? तो ये जो है वो हमारे प्रोसेसर या सीपीयू के पार्ट होते हैं। बाकी के जो चीज़ें हैं वो प्रोसेसर और सीपीयू के पार्ट मेरे बच्चों नहीं होते। ठीक है? तो यहाँ प्राइमरी मेमोरी कभी भी प्रोसेसर का सीपीयू का पार्ट नहीं होती है यानी प्रोसेसर का पार्ट नहीं होती है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों एक्चुअली में प्राइमरी मेमोरी एक मेमोरी डिवाइस है और प्रोसेसर जो है वो एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो कभी भी प्रोसेसिंग डिवाइस मेमोरी डिवाइस नहीं हो सकता है और कभी भी मेमोरी डिवाइस प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे के पार्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा चलेगा। संदीप पटेल जी, थैंक यू सो मच संदीप मेरे भाई, है ना? ये जो आप डोनेशन करते हैं, डोनेट करते हैं और जितने भी बच्चे ये डोनेट करते हैं, ये जो डोनेशन का पैसा है, ये कहीं न कहीं मैं अपने लिए नहीं रखता हूँ। इस डोनेशन का पैसा मैं भी कहीं न कहीं किसी जगह पर डोनेट करता हूँ, ठीक है? और अगर आप में से कोई बच्चा शिवपुरी से हो, ठीक है? अगर आप में से कोई बच्चा शिवपुरी से हो, तो मैं एक छोटी-सी पहल करने वाला हूँ। यदि आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, तो डेफ़िनिटली जुड़िएगा, है ना? यदि आप में से कोई बच्चा हो, तो हम लोग हॉस्पिटल में कुछ करने वाले हैं। और एक समय डिसाइड करेंगे 11 टू 11, है ना? जो हमारी 11 रहती है, 11 रहती है, कोई भी महीने की एक 11 को हम लोग या तो कुछ खिचड़ी वगैरह हॉस्पिटल के अंदर बाँटने जाया करेंगे या हम थोड़ी चाय वगैरह, छोटा-मोटा जितनी हमारी औकात है उतनी करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये डोनेट करते हैं उन पैसों का। तो जो शिवपुरी से बिलॉन्ग करता है, वो बच्चा साथ में वहाँ पर आ सकता है ना? सुबह 5 बजे के लगभग हम ये काम करेंगे। करने वाले हैं और 1 दिन पहले आप कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हैं। एक अपन ग्रुप बनाने वाले हैं और उसमें जो-जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, वो बच्चे जुड़ें और वहाँ पर अपन काम करेंगे, है ना? बाहर के बच्चों से मैं ये नहीं बोलूँगा कि बाहर के बच्चे वहाँ पर आएँ। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ शिवपुरी के बच्चे जुड़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर जुड़ेंगे, ठीक है? चलेगा, हाँ जी। तो ये है हमारा बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, चलेगा। पढ़ने की फिर कोशिश करते हैं, आगे आइएगा। लिखा है सीपीयू द्वारा क्या लिखा हुआ है दोस्तों? देखो जी, सीपीयू द्वारा किस प्रकार की मेमोरी को सीधे संबोधित नहीं किया जा सकता है? इसके लिए ईएमएस नामक सॉफ्टवेयर के एक टुकड़े की आवश्यकता होती है। प्रोसेसर के द्वारा किस प्रकार की मेमोरी को मेरे दोस्तों सीधे संबोधित नहीं किया जा सकता है ना? सीधे संबोधित मतलब सीधे-साधे संबोधित नहीं किया जा सकता है ना? तो ये बताना है आपको, वो है एक्सपेंडेड मेमोरी, है ना? एक्सटेंडेड मेमोरी, बेस मेमोरी या फिर यहाँ पर कन्वेंशनल मेमोरी। तो वो होता है साथियों एक्सपेंडेबल मेमोरी, ठीक है? तो एक्सपेंडेबल मेमोरी होती है मेरे दोस्तों, उसे सीधे संबोधित नहीं किया जा सकता है, इसके लिए एक ईएमएस, है ना? अगर आपको किसी को ईएमएस का पूरा नाम पता हो, तो आप लोगों में से कोई बता सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईएमएस, है ना? आप में से अगर किसी को ईएमएस का पूरा नाम पता है, तो डेफिनिटली बताइए कि ईएमएस का पूरा नाम क्या होता है? फटाफट से बता दीजिएगा साथियों। जी, चलेगा। ईएमएस का पूरा नाम क्या होता है? कोई बताएगा हमारा भाई? जी, चलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं ईएमएस का पूरा नाम होता है साथियों, है ना? बताइएगा क्या होता है? जल्दी से बता दीजिएगा साथियों, है ना? इंटरनेशनल मैनेजमेंट आई थिंक सिस्टम ऐसा कुछ पूरा नाम होता है इसका। है मैं बता देता हूँ। एंटरप्राइज़ मैनेजमेंट सिस्टम, क्या बोलते हैं इसे? इसे हम बोलते हैं एंटरप्राइज़ प्राइज़ मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम मेरे दोस्तों इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे हम बोलते हैं एंटरप्राइज़ मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जानते हैं और ये जो हमारा एंटरप्राइज़ मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके अंदर एक्चुअली में एक्सपेंडेबल मेमोरी का ही यूज़ किया जाता है, अन्य मेमोरी का यूज़ होता है। एक टेलीटाइपराइटर, ये टेलीटाइपराइटर टर्मिनल एक प्रकार है। एक टेलीटाइपराइटर टर्मिनल, ठीक है? तो यहाँ पर बताना है आपको टेलीटाइपराइटर टर्मिनल एक प्रकार का क्या होता है? तो टेलीटाइपराइटर टर्मिनल एक प्रकार का इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है ना? आईओ डिवाइस का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है साथियों?
इसे हम लोग बोलते हैं इनपुट आउटपुट, है ना, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। क्या कहा जाता है साथियों? इसे कहा जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइस, है ना, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के नाम से इसे जानते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आईओ डिवाइस, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जो क्या करता है, टेली टाइपराइटर टर्मिनल है और कुछ नहीं है। ये टेली टाइपराइटर क्या है? टाइपिंग करने वाला एक डिवाइस होता है ना, टाइपिंग करने वाला एक डिवाइस है, जिसे हम लोग टेली टाइपराइटर के नाम से जानते हैं, या उसे टेली टाइपराइटर कहा जाता है। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है ना? यहाँ इनपुट डिवाइस ये बिल्कुल भी नहीं होता है ना, इनपुट डिवाइस आप लोगों को पता है, आउटपुट डिवाइस भी नहीं होता है, क्योंकि ओनली ये टाइपराइटर नहीं है, सेक्शंस का भी ये काम करता है। तो यहाँ बी इज द करेक्ट आंसर, चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट टेक्स्ट प्रिंट करता है? फटाफट से बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट होता है जो कहीं ना कहीं टेक्स्ट को प्रिंट करता है? बताइएगा, है ना। तो यहाँ पर एक डी ऑप्शन छुप रहा है, वो मैं बता देता हूँ, वो है ओसीआर। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से जवाब बताइएगा, है ना, कि इसका जवाब क्या होने वाला है। बताइएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन छुप रहा था, तो मैंने आपको सामने रख दिया है एक ऑप्शन। जी, जल्दी बताइएगा, फटाफट से जवाब बताइएगा साथियों। जी, तो देखो जी, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट टेक्स्ट प्रिंट करता है? तो हमारा कौन सा इनपुट होता है कहीं न जहाँ कहीं न कहीं वो टेक्स्ट को क्या कर देता है? प्रिंट करता है। फटाफट बताइए, फटाफट बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप सबको पता है कि हमारा जो माइक है वो कहीं न कहीं वॉइस को, है ना? कहीं न कहीं जो हमारी वॉइस होती है उसे इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में कन्वर्ट करता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, कई बार सीपीसीटी में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि बताइएगा ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस होता है जो वॉइस को इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में कन्वर्ट करता है, या फिर आपको ऐसे भी याद रखना है कि साथियों की इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में वॉइस को इलेक्ट्रॉनिक, या सॉरी ऐसे समझते हैं कि माइक क्या करता है, तो माइक करता है वॉइस को इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में कन्वर्ट करता है ना। माउस आपको पता है, माउस आपको पता है पॉइंटिंग की तरह काम करता है ना, कर्सर को इधर उधर मूवमेंट कराने करता, कर्सर को मूव कराता है। ठीक है, ये क्या कराता है? कर्सर को मूव कराने का कार्य करता है। जॉयस्टिक आपको पता है साथियों, गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है, जो गेम होता है वो खेलने के लिए, है ना, खेलने के लिए हमारा जॉयस्टिक होता है। बट यहाँ पर ओसीआर जो होता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल, है ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर के नाम से इसे जाना जाता है। जो करता क्या है? जो करता है साथियों, हमारी एज अ इनपुट के तौर पर टेक्स्ट को रीड करता है, और इनपुट के तौर पर कंप्यूटर को अवेलेबल करता है। ठीक है, तो वो है ओसीआर, जिसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं, है ना? तो यहाँ बताना है ऐसा कौन सा है जो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत नहीं आता है। तो फटाफट से बताइएगा साथियों। तो यहाँ पर देखो जी, गेम पैड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। गेम पैड जो है, गेम पैड मतलब गेम पैड, है ना, गेमिंग एक पैड होता है जिसे हम लोग गेम खेलते हैं, और गेम पैड को साथियों जॉयस्टिक, जॉयस्टिक भी कहते हैं, जॉयस्टिक की भी कहते हैं। और जॉयस्टिक आपको पता है साथियों, एक कहीं ना कहीं इनपुट डिवाइस कहलाता है। ट्रैक बॉल भी एक माउस की तरह काम करता है, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है। बट यहाँ पर कोई मेरे दोस्तों इनपुट डिवाइस ये नहीं होता है, ये है एक्चुअली में नेटवर्क डिवाइस कहलाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? इसे नेटवर्क डिवाइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमारा जो वाईफाई होता है उसे एक नेटवर्क डिवाइस कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। क्या कहा जाता है साथियों? इसे कहा जाता है नेटवर्क डिवाइस। ठीक है, चलेगा, आगे चल जाते हैं और इसे हम लोग बताते हैं कि नेटवर्क डिवाइस क्यों कहते हैं। क्योंकि इसके द्वारा नेटवर्क को जो हमारे रेडियो वेव्स होते हैं ना, और ये जो है वो वेव्स पर काम करता है। ठीक है? जो रेडियो वेव्स होते हैं उन पर काम करता है हमारा। ठीक है जी, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन। अंकगणितीय या तार्किक संचालन के परिणाम इन इसमें संग्रहित होते हैं। फटाफट से बताइएगा। द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस आर स्टोर्ड, है ना। तो जितने भी हमारे मैथमेटिकल, जितने भी हमारे अरिथमेटिकल, है ना, अरिथमेटिकल मतलब मैथमेटिक्स से संबंधित, या जितने भी लॉजिकल, लॉजिकल मतलब ट्रू, ट्रू और फॉल्स वाले जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो कहाँ पर स्टोर रहते हैं, ये बताना है ना। तो जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से साथियों? मैथमेटिकल, मैथमेटिकल भी बोल सकते हैं, एंड, है ना, एंड बिट 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 या बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी
बिट के ऑपरेशन कहाँ पर स्टोर रहते हैं? तो सबको पता है साथियों, जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन और जो बिट वाइज़ ऑपरेशन होते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे रजिस्टर का एक प्रकार होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटर। ये एक्चुअली में रोम में नहीं होते हैं, क्योंकि ये देखो जी, ये एक्चुअली में सीपीयू के अंदर होते हैं और सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन एएलयू में होते हैं और एएलयू के सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो कहीं न कहीं रजिस्टर के अंदर स्टोर रहते हैं और रजिस्टर का एक पार्ट होता है जहाँ पर स्टोर होते हैं, जिसे कहा जाता है एक्यूमुलेटर। अगर एक्यूमुलेटर ऑप्शन में दिया है तो आपको एक्यूमुलेटर ही टिक करना होगा और यदि कभी एक्यूमुलेटर ऑप्शन में देखने को ना मिले, तो आप रजिस्टर भी टिक कर सकते हैं। क्या बात है? समझ में आ रही है? यदि आपको एक्यूमुलेटर ऑप्शन में भी देखने को ना मिले, तो फिर मेरे दोस्तों आपको रजिस्टर ही टिक करना होगा, फिर आप ये नहीं कर पाएँगे, ठीक है? रोम जो है साथियों उसे हम लोग नॉन वोलेटाइल भी कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं एंड यहाँ पर रजिस्टर जो है वो हमारा सीपीयू का एक पार्ट होता है जिसे हम लोग मेमोरी यूनिट के नाम से जानते हैं और कैश मेमोरी मेरे साथियों हमारी रोम यानी मैन मेमोरी और सीपीयू के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करती है या फिर सीपीयू की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए मेमोरी कार में आती है या फिर हमारा जो प्रोसेसर होता है उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए यहाँ कहीं ना कहीं कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। कैश मेमोरी के मेरे प्यारे बच्चों 3 पार्ट होते हैं। पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं पता है, कैश मेमोरी के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है L1, दूसरा होता है L2 और तीसरा होता है L3। यहाँ पर L1 जो होता है वो 128 केबी का होता है, L2 जो है वो 512 केबी का होता है और यहाँ L3 जो है वो 2048 केबी का होता है यानी 2 एमबी का होता है। ठीक है, तो इन बातों को याद रखिएगा बट यहाँ आंसर जो है वो एक्यूमुलेटर सही आंसर होगा। चलेगा, अच्छा जी आ जाएगा। सीपीयू से डेटा प्राप्त करने वाले उपकरण हैं। बताइएगा, डिवाइस दैट रिसीव्ड डेटा फ्रॉम अ सीपीयू, है ना? ऐसे कौन से डिवाइस होते हैं जो कहीं ना कहीं सीपीयू से डेटा को रिसीव करते हैं? फटाफट से बताइएगा बच्चों, है ना? ऐसे कौन से उपकरण होते हैं जो कहीं ना कहीं सीपीयू से डेटा क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। फटाफट से बताइएगा। क्या बात है, बहुत सुंदर, है ना? सीपीयू से डेटा रिसीव करते हैं वो कौन से उपकरण होते हैं? देखिएगा, सिंपल सी वाली बात है। देखो, सीपीयू को डेटा मिलता है, वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं, वो इनपुट कहलाते हैं या सीपीयू को जो डेटा देते हैं उन्हें हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। सीपीयू को डेटा देते हैं या सीपीयू को डेटा जहां से मिलता है या जिन डिवाइसेस के माध्यम से सीपीयू तक डेटा पहुंचता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। और सीपीयू से जिसे डेटा प्राप्त होता है, सीपीयू से डेटा प्राप्त होता है तो वो हमारे आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर एक डेफिनेशन ये बात याद रखिएगा। वैसे नॉर्मली इनपुट और आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन क्या होती है? जहाँ से सीपीयू ऐसे डिवाइसेस जिनसे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं और ऐसे डिवाइसेस जहाँ जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर की प्रोसेस का आउटपुट या कंप्यूटर की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में जो रिजल्ट होता है जिनके माध्यम से हम प्राप्त करते हैं उन्हें हम लोग आउटपुट, नॉर्मली ये डेफिनेशन। बट एक और डेफिनेशन आप इस क्वेश्चन के माध्यम से याद रख लीजिएगा कि सीपीयू के पास जो इंस्ट्रक्शन भेजने वाले डिवाइस होते हैं उन्हें इनपुट कहते हैं और सीपीयू से जो डेटा प्राप्त करने वाले डिवाइस होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे आउटपुट कहलाते हैं। तो यहाँ पर आंसर के तौर पर क्या आने वाला है साथियों? जो है वो आउटपुट आने वाला है। चलिएगा, बहुत सुंदर। फटाफट से ये 18वें प्रश्न का जवाब बताइए। ठीक है, बड़ा सुंदर प्रश्न है और आप लोगों को जवाब भी बता, है ना? अच्छा जी, सुपरवाइजर का पेपर आया नहीं, कुछ नहीं था सुपरवाइजर के पेपर में, ज्यादा प्रश्न ही नहीं। एक दो क्वेश्चन आए हैं ज्यादा से ज्यादा सुपरवाइजर के पेपर में, है ना? आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की बात कर रही ना प्रियंका जी, है ना? तो उसमें ज्यादा क्वेश्चन आए ही नहीं, है ना? कम क्वेश्चन ही आए हो। चलेगा, फटाफट से बताइएगा, आप तो इस क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। लिखा है नियंत्रण कार्यक्रम, पर्यवेक्षी कार्यक्रम, सिस्टम एड्स, सेवा कार्यक्रम और उपयोगिता कार्यक्रम मिलकर बनते हैं। देखो, कंट्रोल प्रोग्राम, सुपरवाइजरी प्रोग्राम, सिस्टम एड्स, सर्विस प्रोग्राम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, बताइएगा। तो इन सारे प्रोग्रामों से मिलकर क्या बनता है? तो ऐसी कौन सी सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर ये सारे प्रोग्राम्स वहां पर मौजूद होते हैं या सारे प्रोग्राम्स मिलकर जहां पर बनते हैं? तो वो है साथियों, उसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं।
यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सारे प्रोग्राम्स होते हैं साथियों, तो ये है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको सारे प्रोग्राम देखने को मिल जाते हैं। चाहे वहाँ पर कंट्रोल प्रोग्राम की बात कर लें, चाहे वहाँ पर सुपरवाइजरी प्रोग्राम्स की बात कर लें, है ना, सिस्टम के एड्स की बात कर लें, सर्विस प्रोग्राम की बात कर लें, यूटिलिटी प्रोग्राम की बात कर लें, है ना, या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की बात कर लें, जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं कहीं ना कहीं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही मौजूद होते हैं। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, सेल की एक विशिष्ट विशेषता है, फटाफट से बताइएगा। जो हमारा सेल है वो किसकी विशेषता होती है? तो अच्छा जी, आप लोगों ने अगर कभी देखा हो, यहाँ पर जो सेल वर्ड दिखाई दे रहा है ना, सेल, देखिएगा ये एस एच ई सेल है, ये सी ई डबल एल वाला सेल नहीं है। अगर यहाँ पर डबल एल वाला सेल होता तो कहीं ना कहीं ये एक्सेल से संबंधित क्वेश्चन होता, जबकि ऐसा नहीं है ना। अगर ये हमारा सी डबल एल वाला सेल होता तो ये एग्जाम ये कहीं ना कहीं एक्सेल से संबंध रखता है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा सेल है वो एस एच ई डबल एल वाला सेल है। जैसे यदि आप लोगों ने कभी देखा हो कि साथी जो हमारा विंडोज होता है, तो विंडोज जब हम यदि किसी कंप्यूटर के अंदर विंडोज डली हुई है और जब आप अपनी जो स्क्रीन होती है उसे क्या कहा जाता है? सबसे पहली जो स्क्रीन होती है साथियों, उसे हम लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं? उसे डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? डेस्कटॉप, है ना? डेस्कटॉप कहते हैं, सॉरी, डेस्कटॉप, है ना जी, उसे क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप कहा जाता है। वैसे ही यदि आपके कंप्यूटर के अंदर यूनिक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो बी का करेक्ट आंसर, है ना। चलेगा, आगे चल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है उबुंटू मिंट और फेंडोरा इनके संस्करण है, यानी एक्चुअली में यहाँ पर उबुंटू हुआ, मिंट हुआ, फेंडोरा हुआ, ये एक्चुअली में वर्जन है। ये क्या है साथियों? ये वर्जन है। अब यहाँ प्रश्न उठता है ये किसके वर्जन है? ठीक है, ये क्या है साथियों? ये वर्जन है। अब यहाँ प्रश्न उठता है ये है किसके वर्जन, है ना, किसके ये वर्जन होते हैं? ये आपको यहाँ बताने की फटाफट से बताइएगा साथियों, किसके वर्जन होता है? तो ये साथियों हमारे लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स होते हैं, है ना। आप लोगों को पता नहीं, पता है कि नहीं, जैसे हमारा विंडो के वर्जन होते हैं, विंडो 10, विंडो 11, विंडो 8.1, विंडो विस्टा, विंडो 7, ये सारे जो है वो कहीं ना कहीं विंडोज के एग्जाम्पल्स होते हैं। वैसे ही उबुंटू, मिंट, फिडोरा, ये सारे जो एग्जाम्पल है लाइनिक्स के, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लाइनिक्स, यही दो तीन नहीं है। चलेगा, अगला। स्मृति सुरक्षा सामान्य रूप से निम्न द्वारा की जाती है, बताइएगा। मेमोरी प्रोटेक्शन इज नॉर्मली डन बाय, फटाफट से बताइएगा। तो जल्दी बताइएगा, आप लोग जवाब दीजिएगा, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी के आ रहा हूँ यार, है ना, जल्दी जवाब बताइए। यस, हाँ जी, तो इसका आंसर क्या होने वाला है कि मेमोरी प्रोटेक्शन इज नॉर्मली डन। तो यहाँ पर मेमोरी का प्रोटेक्शन जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों यहाँ पर क्या है? प्रोसेसर एंड एसोसिएटेड हार्डवेयर के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर सही है वो डी करेक्ट आंसर है। कैसे इसका आंसर सही है? वो कुछ बच्चे यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम सही जवाब बता रहे हैं, तो यहाँ एक्चुअली में ऑपरेटिंग सिस्टम इतना सही जवाब इसका नहीं होना चाहिए। इसका जो सही जवाब है वो है हमारा प्रोसेसर एंड एसोसिएटेड हार्डवेयर। देखिएगा, जो प्रोसेसर होता है वो भी कहीं ना कहीं मेमोरी को मैनेज करता है ना। जी, जो प्रोसेसर होता है वो भी कहीं ना कहीं मेमोरी को मैनेज करता है, एंड यहाँ पर जो हमारा एसोसिएटेड होता है वो भी कहीं ना कहीं मेमोरी को मैनेज करता है। ठीक है, एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मतलब क्या होता है? मैंने लिखा ना एसोसिएटेड हार्डवेयर, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग साथ ही ये होता है कि हमारा हार्डवेयर जो कि एक्चुअली में मेमोरी के लिए स्पेशली बना हो, है ना? जी, वो हार्डवेयर जो कहीं न कहीं मेमोरी की
ही बना है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेसर एंड सॉरी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड हार्डवेयर कहते हैं। तो देखो जी, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम मेमोरी मैनेजमेंट करना होता है, बट मेमोरी को प्रोटेक्ट करना नहीं होता। हाँ, सिस्टम को प्रोटेक्ट करना जरूर होता है, हमारे सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर प्रोग्राम ये काम नहीं करता है, कंपाइलर का काम साथियों कंपाइल करना होता है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल कन्वर्ट करना। तो बचा एकमात्र ऑप्शन जिसका आंसर है डी, करेक्ट आंसर होने वाला। जी हाँ, जी हाँ यार, थोड़ा सा ज्यादा मंगोड़े खा लें यार, तो पानी बहुत ज्यादा पिप रहा है। हाँ जी, कहीं नहीं गए हैं, यही है आप, है ना, चलेगा। सीपीसीटी का एग्जाम है 15 और 16 मार्च, ठीक है साथियों, चलेगा। प्लीज गाइस यार, आप लोग शेयर करिए, आप लोग शेयर भी नहीं कर रहे हैं और लाइक भी नहीं कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर 50 प्लस बच्चे एग्जाम देख रहे हैं, सॉरी लाइव देख रहे हैं, और यहाँ लाइक अभी जो है वो 26 हो। यार प्लीज गाइस यार, लाइक करिए जिस है। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के केंद्र में है, बताइएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के केंद्र में कौन सा है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, चाहे आपका किसी भी प्रकार का कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, किसी भी प्रकार का कोई सा भी, चाहे आपका लाइनिक्स हो, यूनिक्स हो, मैकिन्टोश हो, एंड्रॉयड हो, डॉस हो, किसी भी प्रकार का कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम में, प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक जो सेंट्रल पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है साथियों, सेंट्रल जो पार्ट होता है, उस सेंट्रल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नल कहते हैं, ठीक है, कर्नल कहा जाता है। और कर्नल के अंतर्गत पूरा का पूरा डिवाइस मैनेजमेंट जो होता है वो पूरा का पूरा साथियों कर्नल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही बात है, दैट इज कर्नल। रजिस्टर साथियों सीपीयू का पार्ट होता है, सीपीयू का पार्ट होता है, अगर आप लोग याद रखना चाहें तो रख लीजिएगा। सीएमओएस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, सेमी कंडक्टर इसे हम लोग बोलते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। एंड एपीआई को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस, ठीक है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपीआई का मूल्य हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहते हैं, तो याद रखिएगा। एमएस वर्ड क्या है साथियों, तो हम लोग आपको कई बार बता चुके हैं, एमएस वर्ड जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि आप सबको पता है, यहाँ पर चाहे यहाँ पर साथियों एमएस वर्ड की बात कर लें, ठीक है, यहाँ एमएस एक्सेल की बात कर लें, है ना, यहाँ पर एमएस पावर पॉइंट की बात कर लें ना, पावर पॉइंट हो, या फिर यहाँ पर एमएस एक्सेस हो, है ना, या एमएस फ्रंट पेज हो, या फिर एमएस आउटलुक हो, तो ये जो सारे सॉफ्टवेयर हैं वो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो कि एमएस ऑफिस के अंतर्गत आ जाते हैं, अगर सही मायने में देखा जाए। यस साथियों, चलेगा। लिखा वर्ड प्रोसेसर एमएस वर्ड किस फाइल से शुरू होता है, विच फाइल स्टार्ट द वर्ड प्रोसेसर या एमएस वर्ड, है ना। तो सिंपल सी वाली बात है कि यदि आप यहाँ पर एमएस वर्ड को या वर्ड प्रोसेसर को स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको कौन सी फाइल को चलाना होगा, तो आप सबको पता है वो है winword.exe, है ना। एमएस वर्ड को चलाने के लिए winword.exe होता है, और आई थिंक आपको पता नहीं है, एक्सेल को चलाने के लिए साथियों यहाँ पर excel.exe का यूज करते हैं। एंड यहाँ पर साथियों पावर पॉइंट को चलाने के लिए, पावर पॉइंट होता है उसे चलाने के लिए एक्चुअली में दोस्तों पावर pnt.exe का यूज होता है, तो ये बातें आप लोग डेफिनेटली याद रखिएगा। और एमएस एक्सेस को चलाने के लिए access.exe का यूज किया जाता है, ठीक है, चलेगा, बहुत सुंदर। यस साथियों, लिखा है एमएस वर्ड दस्तावेज को कितने तरीकों से सेव किया जा सकता है, बताइएगा। एमएस वर्ड दस्तावेज को कितने तरीके से सेव किया जा सकता है, तो दोस्तों हमारा जो एमएस वर्ड होता है ना, या फिर आप कभी कभार इसे राइटर के नाम से भी, सेव करने के जो टाइप होते हैं, सेव करने के टाइप होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो आप लोग फाइल में जाके कर सकते हैं, फाइल में जाकर, ठीक है, जाकर कर सकते हैं।
एक आप क्विक एक्सेस बार से कर सकते हैं, क्विक, है ना? क्विक एक्सेस बार होता है ना, आप लोगों को पता होगा, मुझे लगता है अगर आप लोग जानते होंगे। और तीसरा होता है शॉर्टकट की से, शॉर्टकट। ये 3 तरीके हैं जिनसे आप लोग किसी फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ 1, 2 और 3 ये 3 के 3 तरीके मैंने बता दिए हैं। इन तरीकों ज़रूर आप याद रखिएगा, कभी अगर ज़रूरत पड़ गई तो आपको एग्ज़ाम में इनका जवाब देना चलेगा। एमएस वर्ड दस्तावेज पर लागू पृष्ठभूमि रंग प्रभाव इससे दिखाई नहीं देता है। बैकग्राउंड कलर इफेक्ट एप्लाइड ऑन अ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल। देखिएगा, मैं आप लोगों को आई थिंक आज ही मैंने पेड बैच में पढ़ाया हुआ है ना? जो हमारा रामबाण 7.0 है, मैंने पढ़ाया था कि जो हमारा पेज का कलर होता है, पेज कलर जो होता है, उसे हम लोग बोलते हैं पेज बैकग्राउंड का कलर कहते हैं, है ना? पेज के कलर को हम लोग क्या बोलते हैं? पेज बैकग्राउंड कलर के नाम से जानते हैं, है ना? पेज का कलर पेज बैकग्राउंड कलर कहलाता है। हेलो? सुनो, देखो सुनो जी, तो ये हमारा जो पेज बैकग्राउंड का कलर होता है वो कभी भी प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई नहीं देता है ना? जो प्रिंट प्रीव्यू होता है ना साथियों, वो कभी भी दिखाई नहीं देता है। ये कई बार एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है, मैंने ये आपको पेड बैच में पढ़ाया भी है कि अगर आप लोग यदि आप लोग किसी पेज का बैकग्राउंड डालते हैं, है ना? तो जो हमारा पेज का बैकग्राउंड होता है वो कभी भी, है ना? जो पेज का बैकग्राउंड होता है वो कभी भी मेरे प्यारे बच्चों प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई नहीं देता, ठीक है? तो याद रखिएगा, हाँ, हाइलाइटर दिखाई दे सकता है। जो हमारा टेक्स्ट का हाइलाइटर होता है वो दिखाई दे जाएगा, लेकिन बैकग्राउंड दिखाई नहीं देगा। ठीक है, चलेगा। अच्छा जी, एमएस वर्ड का ग्राफिकल सॉल्यूशन कौन सा है ना? ग्राफिकल सॉल्यूशन मतलब जहां पर ग्राफ से संबंधित काम किए जा सकते हैं। यहाँ एक ऑप्शन और हट गया है, डी एक ऑप्शन है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं क्लिप बोर्ड, है ना? क्लिप आर्ट कह सकते हैं, क्लिप बोर्ड नहीं कहेंगे, क्लिप आर्ट कहेंगे उसे, ठीक है? तो क्लिप आर्ट हमारा यहाँ पर एक और ऑप्शन है, तो याद रखिएगा। ग्राफिक्स का सॉल्यूशन होता है ना, जहां से आप किसी भी प्रकार के ग्राफिक्स से संबंधित काम कर सकते हैं। तो देखिएगा, जो वर्ड आर्ट होता है वो डेकोरेटेड टेक्स्ट होता है ना? टेक्स्ट होता है, वो ग्राफिक्स नहीं होते हैं। ग्राफिक्स अलग चीज हो जाती है और डेकोरेटेड टेक्स्ट एक अलग चीज हो जाती है ना? तो जो हमारा वर्ड आर्ट होता है वो ग्राफिक्स नहीं होता, ठीक है? चलेगा। क्लिप बोर्ड आपको पता है डेटा स्टोर करता है ना? डेटा को स्टोर करने का काम करता है ना जी? आपको पता है ड्रॉप कैप जो है वो आप जानते हैं, किसी पैराग्राफ के, है ना? पैराग्राफ पैराग्राफ पर काम करता है, जिसमें मिनिमम एक लाइन होती है, मिनिमम मैक्स सॉरी बाय डिफॉल्ट 3 लाइन होती है, मैक्सिमम या 10 लाइनें होती हैं। यहाँ पर जो वर्ड आर्ट क्लिप आर्ट होता है वो कहीं ना कहीं ग्राफिक्स से संबंधित काम करता है। इसके अंदर जिस प्रकार के आप ग्राफिक्स ऐड करना चाहें उस टाइप के ग्राफिक्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, चलेगा। लिखा हाउ मच मिनिमम स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड इन वर्ड डॉक्यूमेंट विद 2 कॉलम्स, है ना? फटाफट से बताइएगा। तो बताइएगा वर्ड डॉक्यूमेंट में 2 कॉलम के बीच में कितनी न्यूनतम जगह दी जाती है? तो जो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट होता है ना, वर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है, ध्यान से सुनिएगा साथियों। तो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, तो उस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे जो 2 कॉलम होते हैं, कॉलम के बारे में आई थिंक आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर मैं कॉलम वर्ड ले रहा हूँ, तो कॉलम वर्ड से 2 चीजें यहाँ सामने आती हैं। वो 2 चीजें कौन-कौन सी सामने आती हैं? एक तो हमारे पेज के कॉलम होते हैं, है ना? पेज कॉलम होता है, एक होता है हमारा पेज कॉलम और एक होते हैं साथियों हमारे टेबल कॉलम, ठीक है? क्या होते हैं? टेबल कॉलम होते हैं, ठीक है? तो यहाँ टेबल कॉलम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है पेज कॉलम की। कि जो हमारा पेज होता है, हम लोग पेज सेटअप के लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप में जाकर कॉलम वाले ऑप्शन पर जाकर हम लोग हमारे पेज को इस प्रकार से 2 कॉलम में तोड़ सकते हैं। एक कॉलम हमारा ये, दूसरा कॉलम, जिसमें से बाय डिफॉल्ट हमारे 2 कॉलम की जो बीच की दूरी होती है ये होती है 0.5 इंच। ठीक है, कितनी होती है? 0.5 इंच होती है। बट ये दोनों कॉलम के बीच की दूरी मिनिमम जो है वो 0 हो सकती है। कितना हो सकती है? 0। यहाँ पर 0.5 हमें तब टिक करना होगा जब आपका यहाँ बाय डिफॉल्ट पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नहीं पूछा है, यहाँ पर मेरे साथियों मिनिमम पूछा है ना? तो आप लोग भावनाओं में बह गए बहुत सारे बच्चे, है ना? जितने बच्चे यहाँ पर जवाब दे रहे हैं वो सारे साथी हमारे भावनाओं में बह चुके हैं और उसने जवाब दे दिया, है ना? भावना जी जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, जी। आप लोग सब लोग भावनाओं में बह चुके हैं और आप लोग ए जवाब दे रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पर साथियों अ
हाँ जी, क्या बात है! बहुत सुंदर। तो ये समझ में आई बात? ये आप लोग गलत जवाब दे रहे हैं, यहाँ सही जवाब जो है वो 0 होने वाला है। क्यों होने वाला है? उसका आंसर मैं आना आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा, चलेगा। वर्ड दस्तावेज में किसी तालिका में सम्मिलित किए जा सकने वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या होती है, यानी द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दैट कैन बी इंस्टार्टेड इन अ टेबल इन वर्ड डॉक्यूमेंट, है ना। तो साथियों जो एमएस वर्ड का हमारा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, उस एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जब हम लोग इंसर्ट टैब के अंदर जाकर, कहां पर, इंसर्ट टैब में जाकर जब हम लोग साथियों टेबल पर क्लिक करते हैं और जब हम लोग टेबल का यूज करके जब हम इंसर्ट टेबल बनाते हैं, इंसर्ट टेबल के माध्यम से जब हम टेबल बनाते हैं, तो यहाँ टेबल के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है वहां पर कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, और एक होता है वहां पर नंबर ऑफ रो। तो यहाँ बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ कॉलम 5 होते हैं और बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ रो कितनी होती हैं? 2 होती हैं। लेकिन मेरे साथियों अगर आप यहाँ पर मिनिमम कॉलम की बात करें तो आपका 1 होता है, और यदि आप मैक्सिमम कॉलम की बात करें तो यहाँ पर 63 होता है, ठीक है। और यदि मेरे साथियों आप यहाँ पर मिनिमम मिनिमम रो की बात करें तो 1 होता है, और यहाँ पर आप मैक्सिमम रो की बात करें तो यहाँ 32,767 तक जाती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट जो जवाब हमारा होने वाला है वो 63 सही जवाब होगा। इट इज अ बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलेगा, अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन, फटाफट से बताइएगा साथियों। देखिएगा, वर्ड दस्तावेज में कंट्रोल प्लस जेड दबाने से क्या होता है? तो सबको पता है साथियों, अंडू होता है ना। ये सही आंसर है ना। रीडू जो है वो रीडू किससे होता है? कंट्रोल प्लस वाई से होता है, ठीक है। और न्यू पेज जो है वो कंट्रोल प्लस एंटर से होता है, कंट्रोल प्लस एंटर आप प्रेस करेंगे तो न्यू पेज होगा। पेस्ट द कंटेंट फ्रॉम क्लिपबोर्ड, पेस्ट द कंटेंट फ्रॉम क्लिपबोर्ड क्या होता है? वो कंट्रोल प्लस से होता है, ठीक है। तो ये 3 के 3, 4 के 4 ऑप्शंस की शॉर्टकट की मैंने आपको बता दी, चलेगा। निम्नलिखित में से कौन एक विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से संबंधित, बताइएगा। अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से संबंधित है, बताइएगा कौन है वो। यहाँ पर लोटस 123 है, बिजी कैल्क है, एंड यहाँ पर एमएस एक्सेल है, बताइएगा। तो देखिएगा जो क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू अ डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन। तो देखिएगा यहाँ पर जो लोटस है वो एक प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से संबंधित, यहाँ पर बिजी कैल्क एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस एक्सेल एक प्रकार का एप्लीकेशन है, लेकिन यहाँ पर एसपीडबलएस जो है वो मल्टीपल टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पर ये सही आंसर होगा, चलेगा। स्प्रेडशीट में सेल एड्रेस लिखने का सही तरीका होता है। तो साथियों सबको पता है कि जो हमारा सेल का एड्रेस होता है, सेल का एड्रेस होता है वो किस किस के एड्रेस को मिलाकर, सेल का जो एड्रेस होता है वो साथियों हमारा कॉलम कॉलम एड्रेस, ठीक है, और हमारी रो एड्रेस, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर हमारा कौन सा एड्रेस बनता है? सेल का एड्रेस बनता है। तो पहले कॉलम का एड्रेस लेते हैं, कॉलम का एड्रेस ए बी सी डी से डिनोट होता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ए लिख लिया। फिर एक होता है हमारा रो का एड्रेस जो 22, तो यहाँ पर सही आंसर हमारा ए होने वाला है, क्योंकि देखो जी इसके अंदर कॉलम का एड्रेस है ही नहीं, क्योंकि 1.55 जो है वो रो का हो सकता है, कॉलम नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पर पहले रो आ गया फिर कॉलम आ गया, ऐसा कभी भी नहीं होता है, पहले कॉलम आता है फिर रो आता है। और यहाँ रो है, कॉलम का एड्रेस है ही नहीं, क्योंकि हमेशा कॉलम के एड्रेस को क्या होता है कि ए बी सी डी से डिनोट किया जाता है ना, और रो के एड्रेस को हमेशा नंबर से डिनोट किया जाता है, ठीक है, चलेगा। एक्सेल 2013 की वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? ठीक है, तो मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि हमारा जो एक्सेल होता है, और एक्सेल का वर्जन 2007 से लेकर वर्जन 2021, इसमें वर्जन 2016 भी इसी में आता है और वर्जन 2019 है। स्पेसिफिक इनके नाम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है। तो यहाँ पर जो हमारे कॉलम होते हैं मैक्सिमम वो 16,000, और यहाँ पर हमारी जो रो होती है वो मैक्सिमम होती है वो 10,48,576 होती है। और अगर हम लोग बात करें वर्जन 2003, है ना, वर्जन 2019, है ना, सॉरी वर्जन 1990, है ना, 1990 से 1000, है ना, 1992, 1992 तक के वर्जन में। तो यहाँ पर जो हमारे कॉलम होते हैं साथियों वो 256 होते हैं, 256 है। और यहाँ पर जो रो होती है साथियों वो होती है 65,536।
ये बातें याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि साथियों कितने कॉलम होते हैं, तो यहाँ कॉलम कितने होते हैं 16,384। और कॉलम जो होते हैं साथियों, जो कॉलम के एड्रेस होते हैं क्या होते हैं, हमारे कॉलम के जो एड्रेस होते हैं वो ABCD से डिनोट होते हैं। वैसे जो हमारा फर्स्ट कॉलम होता है, पहला वाला कॉलम, उसका एड्रेस होता है A, और जो 16,384 नंबर वाला कॉलम होता है उसका एड्रेस होता है XFD। ठीक है, तो याद रखिएगा, यानी हमारा जो कॉल एक्सेल के अंदर जो कॉलम होते हैं वो A से चलना स्टार्ट करते हैं और XFD पर जाकर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि साथियों कहीं ना कहीं XFD का जो कॉलम एड्रेस होता है वो 16,384 का होता है। चलेगा। स्प्रेडशीट की एक विशेषता यह है कि इसमें 3 प्रकार की विशिष्ट प्रविष्टियां होती है ना। 3 प्रकार की कौन सी प्रविष्टियां होती है, तो साथियों सबको पता है हमारे MS एक्सेल के अंदर 3 प्रकार की कौन कौन सी चीजें होती हैं। एक नंबर होते हैं, एक फॉर्मूला होते हैं और एक लेबल्स होते हैं। लेबल्स का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, टेक्स्ट होता है ना। तो 3 प्रकार की चीजें प्रविष्टियां होते हैं, प्रविष्टियां मतलब एंट्रीज होती हैं, है ना। प्रविष्टियों का मतलब क्या होता है, एंट्रीज, यानी हमारे एक्सेल की जो सीट होती है उसमें 3 प्रकार के डेटा को ही आप टाइप कर सकते हैं, या 3 प्रकार की चीजों को ही आप वहां पर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक होता है हमारा नंबर्स होते हैं 0101, और दूसरा फॉर्मूला होते हैं जैसे सम, है ना, वगैरह, एंड दूसरा होता है लेवल। लेवल मतलब टेक्स्ट, है ना, यानी A to Z वाला काम होता है। चलेगा। स्प्रेडशीट डेटा कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, तो स्प्रेडशीट वाला डेटा जो होता है साथियों उसे रो एंड कॉलम्स के अंदर ही व्यवस्थित होता है। आप सबको पता है यार, स्प्रेडशीट मतलब सीट, और सीट के अंदर डेटा रो और कॉलम में ही। स्प्रेडशीट में एक फंक्शन को दूसरे के अंदर कहा जाता है तो साथियों उसे नेस्टेड कहते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे एक फंक्शन है उसके अंदर एक और फंक्शन है, उसके अंदर एक और फंक्शन है और उसके अंदर एक और फंक्शन। जैसे मान लीजिएगा आपने पहले सम लगाया, फिर उसके अंदर इफ लगाया, फिर उसके अंदर फिर आपने सम लगा दिया, तो वो क्या कहलाएगा, नेस्टेड कहलाएगा, है ना। फंक्शन के अंदर फंक्शन, दैट इज नेस्टेड फंक्शन। MS एक्शन में चयनित सेल से चार्ट बनाने की जो शॉर्टकट की होती है वो F11 होती है ना। आप याद रखिएगा F11 की शॉर्टकट की चार्ट बनाने के लिए होती है। वैसे यहाँ पर और शॉर्टकट की आप याद रख सकते हैं, F12 शॉर्टकट की जो है वो मेन्यू की होती है ना, मेन्यू को डिस्प्ले करने के लिए होती है। या F2 शॉर्टकट की जो है वो रिनेम के लिए होती है। हाँ, और F4 शॉर्टकट की होती है वो फिक्स्ड एड्रेस के लिए होती है, फिक्स्ड कॉलम एड्रेस, है ना। आपका जो एड्रेस होता है वो कहीं ना कहीं फिक्स्ड हो जाएगा। चलेगा। स्लाइड की विशेष वस्तुओं पर गति प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कौन सी पावर पॉइंट विशेषता लागू की जाती है। मेरे साथियों, अगर आप में से कोई बच्चा ऑफलाइन बैच का मेरा हो, तो ऑफलाइन बैच के अंदर मैंने आपको पावर पॉइंट में 2 प्रकार के इफेक्ट बताए हैं, है ना। एक तो स्लाइड पर इफेक्ट डलता है और एक स्लाइड के अंदर कंटेंट होता है उस पर इफेक्ट डलता है ना। तो वो कौन सा इफेक्ट होता है ना, देखो जी। जो इफेक्ट स्लाइड पर डलता है उसे हम लोग ट्रांजिशन कहते हैं, और जो इफेक्ट स्लाइड के अंदर जो कंटेंट होता है उस पर डलता है तो उसे हम लोग एनिमेशन कहते हैं, है ना। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमेशन स्कीम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्लाइड की विभिन्न वस्तुओं, यानी स्लाइड के कंटेंट पर, तो स्लाइड के कंटेंट पर एक्चुअली में एनिमेशन डलता है, तो ये बात याद रखिएगा, है ना। चलेगा। PPT प्रस्तुत में 2 प्रकार की ध्वनि प्रभाव फाइलें जोड़ी जा सकती हैं, है ना। तो जो हमारा PPT होता है, PPT मतलब पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन होता है, उसमें 2 प्रकार की 2 टाइप की फाइल की का साउंड जोड़ा जा सकता है। अगर आप लोग का फाइल का साउंड जो है वो यदि डॉट WAV है, और यदि यहाँ पर डॉट MID है, तो आप उसे उस फाइल में रख सकते हैं, है ना, मतलब PPT में आप रख सकते हैं। अगला प्रश्न, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है, फटाफट से बताइएगा। इंटरनेट पर हमारे जो कंप्यूटर की पहचान होती है वो किसके द्वारा होती है, फटाफट से बताइएगा साथ, है ना। इंटरनेट पर कंप्यूटर की जो पहचान होती है वो किसके द्वारा होती है। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान बताइएगा। तो साथियों जब भी हमारा जो नेटवर्क होता है ना, नेटवर्क होता है, और उस नेटवर्क पर अगर आप किसी क्लाइंट को, है ना, यदि क्लाइंट को या फिर आप किसी नोड को क्या करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो वो एक्चुअली में IP एड्रेस के माध्यम से ही आइडेंटिफाई किया जा सकता है, अन्य किसी चीज से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है। और IP का पूरा नाम होता है इंटरनेट, क्या बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जाना, प्रोटोकॉल। ठीक है। इसे क्या कहा जाता है साथी, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। IP के 2 वर्जन भी होते हैं, एक होता है IPv4 जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 कहते हैं, और एक होता है IPv6 जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 कहते हैं। ठीक है। तो दोनों चीजें होती हैं, दोनों चीजों में आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा।
चलेगा। अगला प्रश्न ये देखते हैं आगे। और ईमेल एड्रेस आप लोगों को पता है साथी की एड्रेस होता है जो जीमेल प्रोवाइड करता है। पासवर्ड में आपको पता है मिनिमम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का एक पर्टिकुलर कंडीशन होता है कुछ जो कि आपको याद होगा। एक वेब पेज का उपयोग कर स्थिति है। वेब पेज इज लोकेटेड यूज बताएगा, है ना। तो वेब पेज की स्थिति को किसको यूज करके पता किया जा सकता है, मतलब वेब पेज तक किसका यूज करके पहुंचा जा सकता है ना। जी बताइएगा, वेब पेज तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो स्वाभाविक सी बात है, वेब पेज का अपना एक एड्रेस होता है ना। जो हमारे वेब पेज होते हैं ना साथियों, उनका अपना एक एड्रेस होता है जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, यूआरएल कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पर ए करेक्ट आंसर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऐसे कहा जाता है, जो कि वेब पेज तक आपको पहुंचाता है। चलेगा, अगला प्रश्न लिखा, इंटरनेट एक्सेस के लिए रैम की न्यूनतम आवश्यकता क्या होती है। क्या बड़ा सुंदर प्रश्न है यार, है ना। और आपको मुझे लगता है इस प्रश्न को याद रखना चाहिए। अगर आप इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं, इंटरनेट को एक्सेस मतलब इंटरनेट को यदि आप चलाना चाहते हैं, है ना, फटाफट से बताइएगा, है ना, तो आपको मिनिमम आपके कंप्यूटर में कितनी रैम चाहिए। अगर उतनी रैम आपके कंप्यूटर में नहीं होगी तो आप इंटरनेट नहीं चला पाएंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। तो साथ ही वो है आपकी 32 MB की। ठीक है, ये 32 MB नहीं रहेगी तो आपका कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं चलने वाला है। ठीक है, चलेगा। जैसे जैसे एप्लीकेशन इंटरनेट से जुड़ते हैं, निम्न में से कौन सा पता अस्थायी रूप से बदल जाता है। तो बताइएगा, जैसे ही हमारे कंप्यूटर जो होते तो इंटरनेट से जुड़ते हैं, तो हमारा कौन सा पता होता है वो अस्थायी होता है। तो साथियों यहाँ पर अगर आप बात करें तो देखो जी, जब भी हमारा कंप्यूटर होता है ना साथियों, है ना, कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है। किससे होता है, इंटरनेट से या फिर नेटवर्क से। तो उस कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस दी, और वो आईपी एड्रेस मेरे प्यारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा डायनेमिक आईपी एड्रेस, है ना, और एक होता है हमारा स्टैटिक आईपी एड्रेस। ठीक है, जो डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है वो कहीं ना कहीं चेंजेबल होता है, वो अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी होता है। और ये जो है वो हमारा स्थायी होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, क्वेश्चन में अस्थायी लिखा है तो अस्थायी में क्या आएगा, आपका डायनेमिक आईपी आएगा। यानी डायनेमिक आईपी यानी डायनेमिक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस वहां पर आने वाला। चलेगा, अगला प्रश्न, इंटरनेट की भाषा में डीएनएस के लिए खड़ा है। बताइएगा, डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है इंटरनेट की भाषा के अंदर, यहाँ पर पूछा गया है ना। और ये डीएनएस एक्चुअल में होता क्या है ये भी आपको बता, है ना। डीएनएस क्या होता है, और जी फटाफट से बताइएगा साथियों। थोड़ा सा यार 1 मिनट रुक जाइए। जी जी, डीएनएस का मतलब आई थिंक आप लोग जानते होंगे, डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस को कहते हैं। और चलेगा, थोड़ा सा मेरी जो कमेंट्स जहाँ पर दिखाई देते हैं वो डिस्प्ले डिस्कनेक्ट हो गई, है ना। चलेगा, तो डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं, डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम सिंपल सा होता है साथियों, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना और आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करना, यही काम होता है हमारे डीएनएस। ठीक है, चलेगा, तो फटाफट से बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अपने कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक संगठन के भीतर एक साझा नेटवर्क है। बताइएगा, एक संगठन के भीतर एक शेयरिंग नेटवर्क कौन सा कहलाता है, फटाफट से बताइएगा साथियों। ठीक है, चलेगा। जी जी जी, हम लोग देखेंगे, टेंशन ना लें, हम लोग देखेंगे। हाँ जी, देखिएगा, तो इंटरनेट कौन सा होता है, तो वो होता है इंट्रानेट कहलाता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रानेट के नाम से जानते हैं। आ शेयर्ड नेटवर्क विद इन आ ऑर्गेनाइजेशन। स्वाभाविक सी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस के अंदर एक नेटवर्क शेयर है ना, सभी कंप्यूटरों में शेयर है, तो वो कहीं ना कहीं लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और लोकल एरिया नेटवर्क को इंट्रानेट कहता है। ठीक है, टीसीपी आईपी क्या है, एक नेटवर्क मॉडल है। ठीक है, एक प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल भी कही जा सकती है ना, जिसे हम लोग ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। ये प्रोटोकॉल भी है और ये एक्चुअली में एक मॉडल भी कहलाता है। ठीक है, तो मॉडल भी है, तो आप लोग याद रखिएगा, जो हमारा ओ एस आई मॉडल होता है, जो कि आज मैंने ऑफलाइन बैच में पढ़ाया हुआ है,
उस OSI मॉडल का एक एक शॉर्ट वर्जन है हमारा TCP/IP मॉडल। उपयोगकर्ता से ईमेल डाउनलोड करता है, द यूजर डाउनलोड ईमेल फ्रॉम, बताइएगा। तो ईमेल, हमारा जो यूजर होता है वो ईमेल कहाँ से डाउनलोड करता है, तो वो करता है मेल सर्वर से, यानी ESP से। ESP मतलब ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। यहाँ कोई IP सर्वर नहीं होता, बॉक्स नहीं होता है, इंटरनेट नहीं होता है। वो एक्चुअली में होता क्या है, वो है मेल सर्वर, ठीक है। और मेल के बारे में आपको पता होगा, एक्चुअली में ईमेल एक हमारे माध्यम होता है जिससे हम लोग मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकता है। और वो ईमेल की सुविधा हमें अलग अलग के सर्वर देते हैं, जैसे गूगल वाला सर्वर हमें एक सुविधा देता है, जैसे याहू वाला देता है, जैसे आउटलुक वाला हमें देता है। तो अलग अलग व्यक्ति हमें ये सुविधा देते हैं, जिन्हें हम लोग ESP कहते हैं, यानी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, ठीक है। एक ISP और होता है जिसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। जो कंपनी या जो व्यक्ति हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है वो ESP कहलाता है, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना। और जो व्यक्ति हमें सिंपल सी वाली बात है, जो व्यक्ति हमें ईमेल प्रोवाइड कर रहा है उसे हम लोग ESP कहते हैं, जिसे हम लोग ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, ठीक है। चलेगा, अच्छा जी। ईमेल एड्रेस लिखने का सही तरीका कौन सा होता है ना। तो स्वाभाविक सी बात है साथियों, ईमेल एड्रेस के अंदर एक @ होता है। @ से पहले एक यूजर नेम होता है। क्या होता है? यूजर नेम होता है। और @ के बाद एक क्या है हमारा एक सर्वर नेम होता है, सर्वर नेम होता है। तो इस तरीके से आप कोई ईमेल आईडी लिखते हैं। देखो यहाँ पर ये है वो मैंडेटरी होता है। से हमेशा पहले यूजर नेम होगा और बाद में सर्वर नेम। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि के पहले यूजर नेम आ जाए और बाद में फिर आपका सर्वर नेम आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं। सॉरी, से पहले सर्वर नेम आ जाए और के बाद यूजर नेम आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होने। और ऐसा भी कभी भी नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ और सर्वर नेम हो, यूजर नेम ना हो, या फिर यूजर नेम और हो और सर्वर ना हो, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो अब आप देख लीजिएगा ये सारी कंडीशन कौन कौन फिल कर रहा है। तो दोस्तों कभी भी डबल नहीं हो सकते हैं, विदाउट का ईमेल आईडी नहीं हो सकता है। एंड यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये है हमारा और से पहले हमारा यूजर नेम है और के बाद हमारा क्या है, सर्वर नेम है। यानी यहाँ पर सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं। ईमेल पते kfc@solu.edu में KFC क्या है? तो KFC मेरे दोस्तों आप सबको पता है क्या होने वाला है KFC। यहाँ पर डी और ऑप्शन है, यहाँ पर है, तो उसे हम लोग बोलेंगे यूजर नेम, है ना। यूजर नेम यहाँ एक ऑप्शन में ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ डी ऑप्शन कटा हुआ है, तो डी ऑप्शन को मैंने यूजर नेम ऑप्शन रख दिया। तो आप लोग बताएंगे, अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को समझा है, कुछ सेकंड पहले ही, अभी हाल ही में समझा है कि जो चीज के पहले होती है यूजर का नाम होती है, और जो चीज के बाद होती है वो सर्वर का नाम होती है। यहाँ पर KFC जो है वो यूजर के पहले है, तो जो यूजर के पहले होता है वो यूजर नेम, और यहाँ पर SOLE जो है वो है हमारे एक सर्वर नेम, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई है। चलेगा, 50 क्वेश्चन आज का। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल से संबंधित होता है? तो साथियों हमारे दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक है SMTP जिसे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं, और एक है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP, है ना। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज नहीं, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP। और एक और होता है POP3। तो ये तीन प्रोटोकॉल कहीं ना कहीं हमारे ईमेल से संबंध रखते हैं। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और एक और होता है POP जिसे हम लोग पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कहते हैं। ये तीन के तीन प्रोटोकॉल कहीं ना कहीं फिर दोस्तों ईमेल से संबंधित, ठीक है। चलेगा, लिखा है ईमेल बॉक्स में खोले गए अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को कहा जाता है कंसोलिसिटेड कॉमर्शियल मैसेज ऑन डिस्कवर्स इन द ईमेल बॉक्स आर कॉल्ड। तो देखिएगा, कॉमर्शियल जो मैसेजेस होते हैं जो डिस्कवर्ड होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्पैम के नाम से जानते हैं, ठीक है। ईमेल बॉक्स में खोजे गए अवांछित, हाँ अनवांटेड, अवांछित मतलब अनवांटेड, तो अनवांटेड जो मैसेजेस होते हैं उन्हें हम स्पैम कहते हैं। लेक्चर JPEG का पूरा नाम क्या होता है? तो JPG का पूरा नाम आप सबको पता होना चाहिए, इसे ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप कहते हैं। और ये JPG क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं ये फोटो का एक्सटेंशन नाम है। JPG किसका एक्सटेंशन नाम है? एक फोटो का एक्सटेंशन नाम है, जो कि आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये था आज का धमाकेदार सेशन।
और यदि आप लोग मेरे साथियों अभी भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएँ, जिससे आपका एग्ज़ाम में आपका थोड़ी-सी हेल्प हो जाए, तो डेफ़िनेटली मेरे दोस्तों हमारा ये एफएलटी यानी फुल लेंथ टेस्ट पेपर वाला टेस्ट सीरीज़ जॉइन करिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछला आप लोग हमारे टेस्ट सीरीज़ इसी एप्लीकेशन पर पिछले टेस्ट सीरीज़ का रिव्यू आप लोग देख सकते हैं, पुराने वीडियोज़ में देख सकते हैं कि कितना सक्सेसफुल रहता है हमारा टेस्ट सीरीज़ यानी एफएलटी। तो आप इसे जॉइन कर सकते हैं। ये है हमारा बिजली विभाग का कोर्स, जो कि कंप्लीट कोर्स है। इसमें मैथ, रीज़निंग ये सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो और आइए आपका एग्ज़ाम आ गया। इस एग्ज़ाम की वीडियो मैं आप लोगों को हाँ, एग्ज़ाम की वीडियो अवेलेबल करवा दूँगा, कब एग्ज़ाम है यहाँ पर। दोस्तों ये है हमारा एमपीबी ग्रुप 4 का एग्जाम एंड ये है साथियों हमारा एक्चुअली में ऐप जहां पर आपको सारे कोर्स, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे साथियों। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो फटाफट से कमेंट सेशन में मेंशन कर दीजिएगा। और सेशन कैसा लगा यार, अगर सही लगा है तो फटाफट से एक लाइक तो बनता है यार। और फीडबैक बताइए और यहाँ 52 क्वेश्चन में से आपके कितने सही रहे, ये भी ज़रा फटाफट से कमेंट में बताइए। और कल से हम लोग ये कंप्लीट ही पढ़ने वाले हैं। कल से हम लोग 52 के 52 क्वेश्चन पर डे पढ़ा करेंगे, तभी जाके हम लोग सॉल्व कर पाएँगे कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है? जी। हाँ, मैराथन आई थिंक नहीं होगी, यूट्यूब पर ऑलरेडी मैराथन पड़ी हुई है। आप वो मैराथन देख लीजिएगा, वही मैराथन पर्याप्त रहेगा। हाँ, हो सकता है कि पेपर से पहले कुछ महा रिवीजन करके कुछ लेकर आऊँ मैं, है ना? कुछ टॉपिक्स लेकर आऊँ जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वो लेकर आता हूँ। एंड सोनू जैन के 12 52 में 52 में से 52 सही। अच्छा, कुकीज़ क्या होती है? तो एक बच्चा पूछ रहा है कुकीज़ क्या होती है? तो देखो जी मैं कुकीज़ पढ़ा बता देता हूँ, ये कुकीज़ है ना? तो मुझे कुकीज़ बता देता हूँ, ठीक है जी? तो आप में से एक बच्चा कुकीज़ पूछ रहा है। कुकीज़ मैं बता देता हूँ साथियों कुकीज़ क्या होते हैं। और हाँ, ये जो पीडीएफ है हमारी सॉल्व्ड की हुई पीडीएफ, सॉल्यूशन की विथ सॉल्यूशन पीडीएफ आपको अभी हाल ही में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, ये पीडीएफ के 52 जो क्वेश्चन है विथ सॉल्यूशन, ये आपको अभी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएँगे, ठीक है? तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल पर अभी हाल ही में जाइएगा। अच्छा जी, देखो जी कुकीज़ क्या होता है? तो हमारा जो कुकीज़ है ना? कुकीज़ है वो एक्चुअली में क्या है? वो ब्राउज़र से संबंध रखता है। ब्राउज़र। आई थिंक आप लोगों को ब्राउज़र के बारे में पता होगा। जैसे ब्राउज़र मतलब जैसे गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, ठीक है? तो कुकीज़ जो होता है वो कहीं न कहीं ब्राउज़र से संबंध रखता है, ठीक है? तो जो हमारा ब्राउज़र है, ध्यान से सुनिएगा साथियों, कुकीज़ क्या कहलाता है? एक ब्राउज़र के अंतर्गत आता है, ब्राउज़र कहलाता है। और ब्राउज़र की 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है ब्राउज़र में कुकीज़ और दूसरा होता है ब्राउज़र की है ना? हिस्ट्री, ठीक है जी? और अगर आप लोगों ने कभी नोटिस करा हो, हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं, हम किसी वेबसाइट पर वेबसाइट पर विज़िट करते हैं विज़िट करते हैं, तो वो वेबसाइट पर यदि आप अपना किसी हार्डवेयर यूज़ करते हैं, तो आप वहाँ उस वेबसाइट को परमिशन देते हैं अपने हार्डवेयर को यूज़ करने की। जैसे मान लीजिएगा आप गूगल मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, है ना? अगर आप लोग गूगल मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो आप गूगल मीट की वेबसाइट पर जाएँगे तो वो वहाँ आपसे परमिशन माँगेगा कि भाई आप अपने माइक को परमिशन दें, माइक को है ना? आप अपने कैमरे को परमिशन दें, ये परमिशन माँगता है कि नहीं माँगता है? तो आपने देखा होगा जब आप फर्स्ट टाइम विज़िट करते हैं तो आपको परमिशन माँगी जाती है। यदि उसके बाद आप सेकंड टाइम विज़िट करते हैं तो फिर आपको फिर परमिशन नहीं माँगी जाती। तो कहीं न कहीं उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जो हार्डवेयर की नीड है, उस हार्डवेयर की परमिशन से संबंधित इन्फॉर्मेशन आपके ब्राउज़र पर कहीं न कहीं स्टोर रहती है। उसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, कुकीज़ कहते हैं। तो आपके ब्राउज़र पर आपके हार्डवेयर से संबंधित इन्फॉर्मेशन है, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर जो परमिशंस आपने दे रखी हैं, कौन-कौन सी परमिशंस दे रखी हैं, कौन-कौन से हार्डवेयर की परमिशंस दे रखी हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर होती है जिसे कुकीज़ कहते हैं। और आपके जितने भी यूआरएल होते हैं या आपके जितने भी वेब पेजेस होते हैं, जिन्हें आपने एक्सेस किया होता है, उन वेब पेजेस की हिस्ट्री उन वेब पेजेस की जो इन्फॉर्मेशन होती है कहलाती है। तो आई थिंक आशा करता हूँ दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाइनरी नंबर सिस्टम पर क्लास लेकर आइए एंड बाइनरी नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा। नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन हो मैं लेकर आ जाऊँगा आप लोगों को, टेंशन ना लें आप एक दिन। ठीक है? चलेगा। तो अब मिलते हैं आई थिंक आशा करता हूँ ये सेशन अब आप कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। चलो जी, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है प्लीज़ यार आप हम्बल रिक्वेस्ट है, जहाँ भी आप भेज सकते हैं, वहाँ भेज दीजिए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग यार
10 जगह 100 जगह शेयर करिए, नहीं। बस आप अपनी इंस्टाग्राम पर, बस आप अपनी फेसबुक पर, बस आप अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस और स्टोरी लगा दीजिएगा, बस मेरे लिए इतना ही बहुत। जी, एक लाइक तो बनता है, तो फटाफट से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ये वीडियोस आपका भाई बहुत सुंदर लाता रहता है। और यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो एक बार विजिट करके जरूर देखिए, आपको मजा ही आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है जी। एंड थैंक यू सो मच। और एडमिट कार्ड कब तक आएंगे? तो बहुत जल्द एडमिट कार्ड आ जाएंगे। जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे आपका भाई वीडियो लेकर आ जाएगा। और हाँ, बिजली विभाग का वीडियो मैं अभी आपको आज बता दूंगा कि कब एग्जाम है, बिजली विभाग का एग्जाम डेट कब आ गया है ना, कब एडमिट कार्ड आएंगे बिजली के, तो वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। चलेगा, तो मिलता है कल आपका भाई इसी समय में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। एंड हरे कृष्ण।